हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। DSSB के प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, इवन इससे पहले हमने 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं और उनकी वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने पब्लिक कर दी है। तो गाइस, इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। देखो, दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रीवियस ईयर में क्या आया हुआ है, इससे आपको ये क्लियर होगा कि किन टॉपिक्स के ऊपर वो ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। दूसरा पॉइंट, उन टॉपिक्स को लेके एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हैं। मतलब एक टॉपिक आपको क्लियर हो गया जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड 4 और टॉपिक आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, वो सारे के सारे टॉपिक भी आपको कवर करने। क्योंकि ऐसा जरूर थोड़ी ना कि सेम ही क्वेश्चन हर बार आएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड टॉपिक से वो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसीलिए सारे पॉइंट्स आप नोट कर लें और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्वैपिंग अगेन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम में से। पहले 10 क्वेश्चन भी ऑपरेटिंग सिस्टम में से, तो 11वां क्वेश्चन जो है वो स्वैपिंग से रिलेटेड है। स्वैपिंग जो है अगेन मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है, जिसमें स्वैपिंग कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि लाइक कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ये टॉपिक एक्चुअल में वर्चुअल मेमोरी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट का। इससे रिलेटेड आपको जरूर पढ़ के जाना कि वर्चुअल मेमोरी होता क्या है और कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। और इसके ऊपर जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने बनाई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब स्वैपिंग का बेसिकली काम क्या होता है ना, कि जो हमारी रैम होती है और हार्ड डिस्क, हमने करना क्या है, हमारे रैम से मतलब मेमोरी से हमने हार्ड डिस्क में, और हार्ड डिस्क से हमें मेमोरी में पेजेस को बाहर अंदर करना पड़ता है। ये एक्चुअल में इसका रीजन सिंपल सा है कि हमारी रैम होती है लिमिटेड और हार्ड डिस्क हमारे पास काफी बड़ी साइज में होती है। तो सारे के सारे प्रोसेस को तो हम रैम के अंदर ला नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जिस प्रोसेस की अभी जरूरत नहीं होती, बेस्ड ऑन सम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, बेस्ड ऑन सम रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, हम क्या करते हैं कि अच्छा इस पेज की अभी नहीं रिक्वायरमेंट, इसको वापस भेज दो, जिस पेज की रिक्वायरमेंट है उसको अंदर ले आओ। तो ये एक्चुअल में काम है स्पेशल लोकेलिटी या लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का। तो उसके बेसिस पे अगर हम बात करें कि स्वैपिंग होता क्या है, तो सिंपली मूविंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू द स्वैप फाइल ऑफ द हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी, मेमोरी मतलब यहाँ पे रैम की बात कर रहे हैं। इवन उल्टा भी है, मतलब रैम से हम सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी से रैम में भी भेजते हैं। तो ये दोनों ही काम जो है वो स्वैपिंग में होते हैं। नेक्स्ट, एन इंटरप्ट हैंडलर। इंटरप्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में एज वेल एज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी आता है, वहां पे थोड़ा ज्यादा डिटेल में आता है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन से रिलेटेड जो है वो टॉपिक है। इंटरप्ट जनरली है क्या कि लाइक कोई अगर प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट में है, मतलब सीपीयू उसको अभी एग्जीक्यूट कर रहा है और बीच में कोई लाइक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि रनिंग प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं, प्रीएम्प्ट कर देते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, हमने जो चीज ऑलरेडी चल रही है उसको इंटरप्ट कर दिया, बीच में इंटरप्ट कर दिया। अब कई बार ये इंटरप्ट जरूरी भी होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं, लेट्स सपोज आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, लैपटॉप पे काम करते करते लेट्स सपोज गलती से आपका बटन जो है वो पावर वाले बटन पे दब गया, या किसी आपके फ्रेंड ने, किसी ने भी गलती से ऐसे दबा दिया। अब जैसे ही पावर ऑफ हो गया, अब ऐसा भी तो हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट पीपीटी बना रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, अब होगा क्या, इसको बोलते हैं इंटरप्ट। तुरंत एक इंटरप्ट जो है वो जनरेट होता है और वो साथ के साथ क्या करता है, जो काम आप कर रहे हो वो आपका रैम के अंदर है, उसको वो क्या करता है, फटाफट रैम से सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करता है ताकि आपका लॉस ना हो, डेटा का लॉस वहां पे ना हो। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है इंटरप्ट का, मैंने आपको जो दिया। हार्डवेयर इंटरप्ट हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो सकते हैं। तो यहां पे अगेन बहुत ही लेमैन क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन पूछा है कि इंटरप्ट हैंडलर मतलब काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जिसका काम है कि इंटरप्ट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रखना, कि कौन सा इंटरप्ट हुआ है, क्या चल रहा है। तो ऑब्वियसली एक तरह से उसको हम क्या बोलते हैं, हैंडलर, कि जो ये सारे के सारे इंटरप्ट को हैंडल करता है। तो ऑब्वियसली कौन होगा, लोकेशन इन द मेमोरी दैट कीप्स ट्रैक ऑफ रिसेंटली जनरेटेड इंटरप्ट। ऑब्वियसली यही होगा कि जो हमारे पास रैम के अंदर एक क्या है कि लोकेशन है, हमने रैम के अंदर क्या कर दिया, एक एड्रेस मेमोरी जो है वो एलोकेट कर दी, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, जितने भी अभी इंटरप्ट जो है वो चल रहे हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये एक्चुअल में कौन होता है, इंटरप्ट हैंडलर, ताकि उसको पता लगे कि कौन से इंटरप्ट जो है वो चल रहे हैं, कौन से हो चुके हैं, कौन से ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ताकि हम वापस अपने रेगुलर काम पे या पुराने काम हम दोबारा पहुंच सके। तो ये काम है एक्चुअल में इंटरप्ट हैंडलर का। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन आता है हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर, और अगेन क्वेश्चन है राउंड रॉबिन। देखो पहले ऑलरेडी 3 क्वेश्चन आ चुके हैं राउंड रॉबिन के ऊपर, ये चौथा क्वेश्चन है राउंड रॉबिन के ऊपर। तो देख लो एक ही शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के ऊपर 4 क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको वैसे बता देता हूं कि वो भी राउंड रॉबिन के ऊपर है। तो 5 क्वेश्चन राउंड रॉबिन के ऊपर आ गए। तो देख लो यानी सीपीयू शेड्यूलिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अंदर राउंड रॉबिन भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राउंड रॉबिन में देखो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, मैं फटाफट से आपको बता देता हूं कि करना क्या है। हमारे पास टाइम क्वांटम दिया हुआ है 4 मिली सेकंड का, कि मतलब एक प्रोसेस 4 मिली सेकंड तक चलेगा और अराइवल टाइम जो है वो सबका 0 है। तो मतलब 0 पे लेट्स सपोज सबसे पहले P1 आया, अगर सारे देखो सारे 0 पे आए हैं तो इस केस में कोई प्रायोरिटी नहीं है। आप क्या करो, पहले P1 P2 फिर P3 फिर P1 P2, इस तरीके से आप रेगुलर बेसिस पे चलाओ। तो देखो 0 से 4 हमने P1 को चलाया, ये 20 रह गया, और 0 से 4 P1 चलाने के बाद P2 आ जाएगा। अब P2 आया तो P2 को तो मेरे को 4 तक चलाने की जरूरत ही नहीं है, ऑल्दो टाइम क्वांटम 4 है, लेकिन आप 7 तक मतलब 3 तक चलाओ, ये खत्म। फिर उसके बाद P3 आया, P3 को भी मैंने 3 तक चलाया, क्योंकि इसका जो बर्स्ट टाइम है, कंप्लीशन टाइम सॉरी बर्स्ट टाइम जो है वो 3 है। तो देखो 10 पे ये खत्म हो गया। उसके बाद P1 आएगा, और P1 को चाहे आप 4-4 करके चला लो, चाहे इकट्ठा ही चला लो, क्योंकि और कोई बचा ही नहीं है। तो एक बार में मैं लिख देता हूँ कितना 20 बचा था, तो टोटल आप कह सकते हो कि 30 पे ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो देखो कंप्लीशन टाइम कितना हो गया 30, और P2 का कंप्लीशन टाइम हो गया आपका 7, और P3 का कंप्लीशन टाइम हो गया यहाँ पे 10। P2 का कंप्लीशन टाइम 7 और P3 का 10। अब देखो फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे पूछा हुआ एवरेज वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम एक्चुअल में होता क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस हमारे पास जो है वो बर्स्ट टाइम। अब देखो टर्न अराउंड टाइम हमने निकाला ही नहीं, तो पहले टर्न अराउंड टाइम निकाल लो। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब पूरा टाइम जो सिस्टम में वो बिताता है। तो देखो P1 कंप्लीट कब हुआ 30 पे, आया कब था 0 पे, तो 30 माइनस 0 30। देखो P2 कितने पे कंप्लीट हुआ 7 पे, आया था 0 पे तो 7। P3 10 पे कंप्लीट हुआ, आया कितने पे था 0 पे, तो 10 माइनस 0 सिंपली हमारे पास सेम ही आ गया। और यहाँ पे बेसिस पे हम अब इसका जो है वो वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं, TAT माइनस बर्स्ट टाइम, तो 30 माइनस 24। ध्यान रखना ये 20 से माइनस मत कर देना जो ओरिजिनल बर्स्ट टाइम था। तो 30 माइनस 24 करोगे तो क्या आएगा 6, 7 माइनस 3 4, और ये आपका बन गया 10 माइनस 3 करोगे तो आएगा 7। तो बस इनको ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद ये आ गया 17, 6 और 4 10 और 7 17, डिवाइड बाय 3, क्योंकि हमने निकालना है एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड कर दो, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो 17 डिवाइड बाय 3 अगर आप करोगे तो ये आएगा आपका 5.66, मतलब ऑप्शन ए आपका राइट बैठेगा। तो टर्न अराउंड टाइम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें टर्न अराउंड टाइम का एवरेज पूछा हुआ है, तो मैं यहीं पे ही आपको बता देता हूं। तो देखो कितना आया टोटल टाइम हमारे पास, टर्न अराउंड टाइम 30 प्लस 7, 37 प्लस 10 47, डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, क्योंकि एवरेज निकालना है, तो 47 डिवाइड बाय 3 ये आएगा 15.66। तो ये आ गया आपका टर्न अराउंड टाइम। तो देखो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो व्हाट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम इन मिली सेकंड। तो मिली सेकंड में ही हम निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस केस में हमने निकाल चुके हैं कि 15.66 जो है वो आपका टर्न अराउंड टाइम जो है वो एवरेज आएगा। तो इस तरीके से बस आपको सिंपली जो है वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट, द बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस BC सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे लॉजिक का क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, लेकिन कोई k मैप नथिंग रिक्वायर्ड। सिंपली आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, a प्लस b डॉट c है ना, तो डॉट को बीच में ले आओ, मतलब a प्लस b डॉट a प्लस c। इसको आप जो है वो सिंपली ये लिख सकते हो। अगर आप चेक करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा a c a b b c। तो a क्या होता है, a सिंपली प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। तो देखो इसमें से आप ए कॉमन निकालोगे तो ए बचेगा, इसमें से आप ए कॉमन निकालोगे तो ए बचेगा, मतलब सेम आपका ये स्टेटमेंट आ जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका ए प्लस बी ए प्लस सी, मतलब आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, CMOS एज कंपेयर टू द TTL, ये जो है आपको सेमीकंडक्टर और जो आपका ट्रांजिस्टर लॉजिक का ये टॉपिक ऑल्दो हमारे कंप्यूटर साइंस में हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, लेकिन आपको इनकी जो बेसिक VLSI क्या होता है, इनके अंदर जो सेमीकंडक्टर्स की आपको कैटेगराइजेशन और TTL की कैटेगराइजेशन आप बेसिक लेवल का पढ़ सकते हो, इनके बीच में कंपैरिजन। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर सिंपली विकिपीडिया पे भी पढ़ते हो ना, वो भी मोर देन इनफ है। बस आपको सिंपली इन टॉपिक्स के बारे में लिख के एक आप सिंपल से छोटे से
नोट्स बना लो ताकि आपको जो है टाइम पे पता लग जाए कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज मोर देन इनफ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो CMOS है वो लोअर पावर कंजम्पशन है और बेटर नॉइस मार्जिन जो है वो इसके अंदर आता है। सिंपली आपको विकिपीडिया से बस इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट, अ पॉजिटिव एंड गेट इज ऑल्सो नेगेटिव। ओके, द पॉजिटिव एंड गेट मतलब हमारे पास एंड गेट जो है वो क्या होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड क्या होता है दोनों में मल्टीप्लिकेशन, मतलब 0 0 0 1, ये आंसर आएगा एंड गेट का। लेकिन उसके ने क्या बोल दिया, पॉजिटिव एंड गेट इज ऑल्सो नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर मैं इसका नेगेटिव कर दूं, नेगेटिव का मतलब इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं, ये क्या बन जाएगा 1 1 1 0। तो देखो 1 1 1 0 किसकी आउटपुट होती है, किसका ट्रुथ टेबल है। अगर हमारे पास ये इनपुट्स हो तो किसकी आउटपुट आएगी 1 1 1 0। देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप सिंपली यहीं से फाइंड आउट कर लो 0 0 का उल्टा, मतलब आपको यहां से नेगेटिव करना है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, इसको आप उल्टा कर दो। नेगेटिव में अगर आप इसको उल्टा करोगे ये बन जाएगा 1 1, ये बन जाएगा 1 0, ये बन जाएगा 0 1, ये बन जाएगा 0 0। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 1 के केस में आपके पास आंसर क्या आएगा 1, 0 1 के केस में 1, 1 0 के केस में 1 और 0 0 के केस में 0। तो देखो ये किसकी आउटपुट है, ये आउटपुट है आपके और गेट की। बस और गेट में क्या होता है 0 0 में 0 होता है, रेस्ट ऑफ द केसेस में वो क्या होता है 1, क्योंकि और गेट सिंपली एक तरह से एडिशन की तरह काम करता है, एंड गेट जो है वो डॉट या कॉम्प्लीमेंट जो आपका प्रोडक्शन की तरह जो है वो काम करता है। तो ये आपके पास आंसर जो है वो डी। आपको वैल्यूज पुट करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेगेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, नेगेशन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इन हेक्साडेसिमल। अच्छा, ये हमारे पास डेसिमल में नंबर दिया हुआ है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करना इन हेक्साडेसिमल। तो पहले तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 539 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो सेम वही डिवाइड बाय 2 आप फॉर्मूला लगाओ और नीचे से जो रिमाइंडर आता है फाइनली वहां से लेके ऊपर की तरफ जो है वो आप लिख लो। तो ये आपके पास जो है वो 2's आपके पास जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मैं आपको लिख देता हूं, ये आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आएगा 1 0 0 4 0 1 1 0 1 1। ये आपके पास जो है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप सिंपली निकाल सकते हो डिवाइड बाय 2 करके, और डिवाइड बाय 2 करने के बाद ये आपके पास आ गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को आपको क्या करना है, सिंपली पहले तो देखो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास जो है टोटल कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, देखो 12 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, मतलब इसके आगे 2 0 और लगा दो, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 बिट से। तो देखो 1 2 3 4 इसका बन जाएगा, एक इसका बन गया, ये 3 जो हो गए यहाँ पे इंक्लूडिंग दिस 1, और फाइनली ये। अब इसका क्या करना है 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, मतलब इनका उल्टा कर दो 1 1, ये 1 0 बन गया, ये जो है वो 1 बन गया, ये आपके पास 1 बन गया 1 1, ये दो जीरोस बन गई, ये 1 बन गया, ये 2 0 बन गई। उसके बाद एक ऐड कर देते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट और फिर 1 कर दो ऐड, जो LSB बेटा उसमें 1 ऐड कर दो। तो ये 1 बन गया 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1, ये आपके पास जो है वो फाइनली बन गया। बस इसको आप डेसिमल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, तो पीछे से 4 बिट उठाई, ये आपके पास जो है 0 1 0 1। तो 0 1 0 1 क्या होता है 5। तो आप क्लियरली कह सकते हो आंसर सी, लेकिन फिर भी आप पूरा चेक कर लो। वैसे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे इन टेक्निक से ना आपका टाइम भी सेव होता है। 0 0 1 1 0, तो 1 1 1 0 क्या होता है आपका पास 14। 14 को हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल में E, और 1 1 0 1 1 1 0 1 क्या होता है आपके पास 13, जिसको हम लिखते हैं D। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आएगा C। नेक्स्ट, अ डिवाइस दैट वर्क्स इन अ कंजंक्शन विद द कंप्यूटर बट नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ऑब्वियसली पेरिफेरल डिवाइसेस, ये तो बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सिस्टम के अंदर होता है, हार्डवेयर जो है मेमोरी मतलब रैम, वो सारा जो है वो डिवाइसेस, ये सारे जो है वो कंप्यूटर, जो अगर हम बात करें पूरे कंप्यूटर और सिस्टम की, तो उसके अंदर जो है वो बिल्ड होता है। माइक्रो प्रोसेसर की बात करो चाहे मेमोरी की बात करो, हार्डवेयर भी जो है वो ऑब्वियसली इनके इसके अंदर होते हैं पूरे सिस्टम में। लेकिन जो पेरिफेरल डिवाइसेस है लाइक प्रिंटर, वो प्रिंटर जो है वो अलग से हम कनेक्ट करते हैं और अलग से कनेक्ट करके उसको कमांड भेजते हैं। तो ये एक्चुअल में विद कंजंक्शन पार्ट नहीं है, अलग से जो है वो पार्ट है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का। तो पेरिफेरल डिवाइसेस इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज मिनिमम एरर कोड। तो मिनिमम एरर कोड बेसिकली यहाँ पे आएगा आपका ग्रे कोड। इसका रीजन जो है वो सिंपल सा रीजन है, जो ग्रे कोड होता है उसमें हर 2
जो आपके पास नंबर्स होंगे उनमें सिर्फ एक बिट का ही चेंज होता है। जैसे हमारे पास 0000, उसके बाद आएगा 0001, उसके बाद 00, फिर फाइनली 11। मतलब हमने हमेशा जो है किसी भी दो को उठा लो, उनके बीच में सिर्फ एक बिट का ही डिफरेंस होगा, 0010। देखो हर बार जो है वो एक ही बिट का डिफरेंस होगा, तो एक ही बिट का डिफरेंस ऑब्वियसली जो है वो मिनिमम एरर कोड को डिनोट करता है। तो फाइनली आपका आंसर जो है वो बी आएगा। तो ये आपको एक्सेस 3 कोड क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, बाइनरी कोड क्या होता है, इनके बारे में जो है वो आपको बेसिक पता होना चाहिए। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर सिस्टम्स। थैंक यू।